नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तीसरी कविता है इस सीरीज की, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी सारी कविता को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक एक शब्द, एक एक लाइन का हिंदी बताएंगे जेन्युइन तरीके से, राइटर के बैकग्राउंड, उसके जीवनी को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि कविता होती कुछ ऐसी है, दिखने में लगती है इतनी छोटी सी, लेकिन पूरे कहानी का समावेश रहता है उसमें। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग विस्तृत करना पड़ता है, शब्दों के गहराई में उतरना पड़ता है। और ये मैं करते आ रहा हूं लगातार। जितनी भी कविताएं अभी तक आप देखे होंगे उसमें आपको ये मिला होगा। यदि आप पहली बार हमारी कविता देख रहे हैं तो और भी कविताएं हैं, आप देखेंगे जरूर। जो संतुष्टि इस कविता को देखने के बाद मिलेगी, उससे ज्यादा ही कम नहीं संतुष्टि और कविता में भी आपको मिलेगी। चलिए, तो अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। एक लंबा अनुभव रहा है हमारा इस फील्ड में, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि निराशा हाथ नहीं लगेगी, एक एक चीज को बारीकी से समझने का मौका मिलेगा। आइए चलिए, तो कविता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते जो है अब तेजी से गिर रहे हैं। हिंदी बड़ा ही आसान मालूम पड़ता है, परंतु नहीं, इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा। जो दिख रहा है हिंदी, केवल यही इसका हिंदी नहीं है, इसकी और भी हिंदी है। कैसे है, कौन है, यह हम समझेंगे आगे, परंतु अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इसके राइटर हैं W.H. ऑडेन, जिनका पूरा नाम है विंस्टन ह्यू ऑडेन, जिनका बर्थ जो है वह है 1907 यानी 1907 में जन्म हुआ। डेथ जो है 1973 यानी 1973 में इनका मृत्यु हुआ। Who won the Pulitzer Prize in 1948? बारी बारी से हम समझेंगे इसको। उन्होंने जीता, पुलित्जर प्राइज जीता 1948 में। ये ऐसा प्राइज है जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, एक अवार्ड है लिटरेचर के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में। क्लियर है जी? जैसे नोबेल प्राइज होता है, वो भी उस तरह से एक प्राइज है। फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। किसके लिए मिला इन्हें ये प्राइज? तो अपने एक कलेक्शन के लिए, एक संग्रह के लिए, कविताओं का संग्रह जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। ये एज ऑफ एंजाइटी क्या है थोड़ा समझिएगा, यहीं से आपको पूरे कविता का सार मिलने वाला है। एज मतलब होता है युग, एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट, तनाव। युग जो कि घबराहट और तनाव वाला है। किस युग की बात कर रहे हैं? ये वह समय की बात हो रही है, यहां राइटर के द्वारा की जा रही है, जब वर्ल्ड वार चल रहा था। लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था कौन सा बम, कौन सा गोली किसको जाके मारेगा। बच्चा को मारेगा, जवान को मारेगा, बुढ़ा को मारेगा, मर्द को मारेगा या औरत को मारेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं था। जिंदगी मानो चारों तरफ त्राही त्राही सी हो गई थी। इसीलिए एज ऑफ एंजाइटी के साथ साथ इसे एज ऑफ क्राइसिस भी कहा जाता है। जी हां, यह समय वर्ल्ड वार का समय, और उसी दौरान यह कविता लिखा गया। तो इसमें भर भर के ये सब चीजें, फ्रस्ट्रेशन दिखेगा आपको कि मानव जीवन का निराशा या मानव जीवन का जो हताश है वो यहां आपको देखने को मिलेगा कविता के माध्यम से। ये अगर थोड़ा सा आप गूगल करोगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि जब इस रचना की शुरुआत हो रही है तो इस शुरुआत में ही बताया गया है कि वार का समय है और एक बार में एक मदिरा आलय कह लीजिए, जहां लोग शराब पीते हैं, ठेका, वहां 4 लोग बैठ के पी रहे हैं, जिसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला है। चारों इतना पी लेते हैं, इतना पी लेते हैं कि आपा खो लेते हैं, और तब जाके उनका दिमाग खुलता है और संसारिक चीजों पे उनका ध्यान जाता है और कहते हैं कि हम कितने अकेले पड़ गए हैं, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और ऐसे भी आपको पता है जब पी लेने के बाद ही बुद्धि खुलती है, उससे पहले तो ये हमारा ही तहारा, मार काट सब कुछ, लेकिन पीने के बाद हाँ वो एक अलग ड्रामा, अलग चीज है। लेकिन देखते होंगे, अरे चाचा हो, अरे भैया हो, अरे तू हमारा क्या नाम माने ला, हम तारा के बड़ी माने नहीं। वो लोग बात करते हैं अकेलेपन की। वे कहते हैं कि इंसान इंसान को मार रहा है, कितना इंसान अकेला पड़ गया है। उनको तब एहसास आता है कि इंसान या फिर ह्यूमन लाइफ में कितना फ्रस्ट्रेशन है, कितना निराशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाज ए वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट। कौन जी? तो विंस्टन साहब जो है एक वर्सेटाइल पोएट है। वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी,
बहुमुखी प्रतिभा वाला। जी हाँ, जिसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है और उसमें निपुण भी है, बहुमुखी प्रतिभा वाला। एंड इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से वो विगरस मतलब होता है जोश भरा, जिसमें जोश जो है एकदम कुट कुट के भरा है, हर काम को एकदम जोशपूर्ण तरीके से करता है। पोएट है, वो कवि है। उसके साथ साथ क्या है जी, वर्ड्स ड्रामेटिस्ट है। वर्ड्स यानी होता है पद, ड्रामा भी वो कविता के लय में लिखते हैं, जिस तरह से कविता में लय होता है, तो वर्ड्स ड्रामेटिस्ट हैं। क्रिटिक है, आलोचक है, ट्रांसलेटर है यानी अनुवादक है, अनुवाद करने का काम करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में। एडिटर है, संपादक है। पोइट्री टू हिम वाज ए सीरियस गेम, उनके लिए पोइट्री जो है सीरियस गेम है। सीरियस गेम कहने का मतलब वो प्राइमरी चीजों पे फोकस करते हैं, इंटरटेनमेंट की बात उनकी कविता में नहीं रहती। वो सीरियस गेम कैसे है, आगे देखिएगा जरा सा। उनके हिसाब से जो उनका पोइट्री है जिस पे लिखा जाता है उसे कैसा होना चाहिए, तो विच शुड डीपन पीपल सेल्फ अवेयरनेस, यानी इसे मनुष्य के या लोगों के आत्म जागरूकता को जाके मजबूत करना चाहिए, उसके गहराई में उतर के मजबूत करना चाहिए, वैसी कविता होनी चाहिए। यानी डीपन का मतलब गहराई में उतरना, उसे मजबूत करना। किसे, तो लोगों के आत्म जागरूकता को, उसे जागरूक बनाए, वैसी कविता होनी चाहिए और उस पे वो काम करते हैं। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस, लेकिन किसी भी परिस्थिति में नहीं। इन नो केस मतलब अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं ऐसा होना चाहिए कि वो सीधे तौर पे लोगों के राजनीतिक और धार्मिक पसंद को आघात पहुंचाए, उसे प्रभावित करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे है, हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल affairs and ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone। समझिएगा जरा सा, उनकी जो प्रारंभिक कविता है उसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो प्रदर्शित करती है। एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शित करना, दर्शाना। एग्जीबिशन सुने हैं ना, बहुत सारे जो पेंटर होते हैं पेंट करके अपनी चीजों को एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शनी में लगाते हैं बेचने के लिए, तो प्रदर्शित करती है उनकी प्रारंभिक कविता है क्या जी, तो उनका राजनीतिक गतिविधियों में इंटरेस्ट को, कि हाँ ये राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं। अफेयर्स मतलब कार्य, उससे जुड़ी आइडियाज को, यानी अफेयर्स एंड आइडियाज, विचारों को, राजनीतिक विचारों को, राजनीतिक कार्यों को प्रदर्शित करती है। बट हिज लेटर, उनकी बात की कविता है, खुल के बयां करते हो, ओवरटली मतलब खुलकर, क्रिश्चियन एंड उनके पर्सनल टोन को, इन टोन, यानी इन टोन कहने का मतलब उसके शब्दों को पढ़ेंगे तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कि बाद वाली जो कविताएं है वो ईसाई धर्म और ईसाई से जुड़ी बातें और उनके व्यक्तिगत बातों पे ज्यादा ध्यान देती है या ज्यादा उसके बारे में बताती है। क्लियर है जी, चलिए। एज ए टेक्नीशियन होने के नाते ऑडेन साहब ने एक्सप्लोर किया, यानी ढूंढा, खोजा। एक्सप्लोर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, ठीक है जी, हाँ। ए वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। स्टेंजा फॉर्म्स मतलब चौपाई के बहुत सारे रूपों को उन्होंने खोजने का काम किया, यानी अलग अलग तरह से चौपाई बनाने का काम किया, कविता में होता है ना। एंड मीटर, और छंदों का निर्माण किया। ये मीटर क्या होता है, तो किसी लाइन का कविता के अंदर इस प्रकार का अरेंज होना या उसका इस प्रकार का अरेंजमेंट कि किसी शब्द को जोड़ लगा के पढ़ा जाए, किसी को आहिस्ता से पढ़ा जाए, होता है ना कविता में, हाँ, उसको कहते हैं मीटर। तो नए नए प्रकार के मीटर और स्टेंजा फॉर्म्स का उन्होंने खोज किया। He had a passion for word coining and using archaic words। इनमें एक जुनून था। क्या जुनून था जी, तो नए नए शब्द गढ़ना, नए नए शब्द का निर्माण करना। क्वाइनिंग मतलब गढ़ना, उसका निर्माण करना। यूजिंग आर्केइक वर्ड, आर्केइक का मतलब होता है पुरातन, पुरातन, पुरातन कहना मतलब प्राचीन शब्दों का यूज करना। और प्राचीन शब्द, नए नए शब्द अगर गढ़िएगा, यूज कीजिएगा अपनी कविता में तो कौन समझेगा भाई। और देखिए क्या हुआ, विच मैक्स हिम, और ऐसे चीजें उन्हें बना देती है क्या, एट टाइम, एक समय, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में टफ, समझने में कठिन बना देती है, मतलब आम जन उसे नहीं समझ पाते हैं,
लोग उसे नहीं समझ पाते हैं। जॉन डन साहब को नहीं समझ पाते या उनकी कविताओं को नहीं समझ पाते, बाकी बात एक ही है। कारण क्या था? तो आर्केइक वर्ड, पुराने शब्द और नए नए शब्द डालना। He left England as early as 1939, यानी 1939 में उन्होंने बहुत ही जल्द क्या कर दिया जी? इंग्लैंड छोड़ दिया। देखिए ना, इतना में जन्म हुआ, इतना में छोड़ दिया, लगभग 32 वर्ष की उम्र में तो छोड़ ही दिया। टू सेटल परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट्स, परमानेंटली यानी सदा के लिए यूनाइटेड स्टेट में सेटल होने के लिए छोड़ दिया। ऑडेंस वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। आप ऑडेंस साहब के जो रचनाएं हैं उसे आप देखोगे तो उसमें पाओगे कि वो दो भागों में बटी है। एक भाग ब्रिटिश फेज और दूसरा भाग अमेरिकन फेज, मतलब रूप, फेज मतलब रूप, अवस्था। क्योंकि आपको पता है कि वो 30 वर्ष तक ब्रिटेन में रहे, उसके बाद आए अमेरिका चले गए, तो भाई दो जगह की बातें तो होगी ना। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज, यानी ब्रिटिश फेज का जो नोटेबल वर्क्स है, जो मुख्य रचनाएं हैं, उसमें शामिल है द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ यानी मृत्यु का तांडव, लुक ए स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज में जो शामिल है वो है इंक्लूड न्यू ईयर लेटर, लेटर मतलब होता है पत्र, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी, इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है, द सील्ड ऑफ एक्लीज। चलिए, तो ये नीचे वाली रचनाएं अमेरिकन फेज में, ऊपर वाली रचनाएं ब्रिटिश फेज में है। ये बड़ा ही बीबीआई है क्योंकि इसके लिए इनको अवार्ड मिला है, क्वेश्चन भी पूछता है। द प्रेजेंट लिरिक, लिरिक मतलब होता है वैसी रचना जिसमें राइटर अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, वैसी कविता को कहते हैं लिरिक। तो जो वर्तमान वाली लिरिक है, यानी जो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इनेक्ट, इनेक्ट मतलब प्रदर्शित करना, इनेक्ट का मतलब अभिनय करना भी होता है, नियम कानून बनाना भी होता है। प्रदर्शित करती है द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन के अंदर निहित निराशा को। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा, फ्रस्ट्रेट है, कहते हैं ना बड़ा निराश है, तो फ्रस्ट्रेशन है निराशा। इनहेरेंट का मतलब होता है निहित, निहित यानी मानव जीवन में निहित निराशा को प्रदर्शित करने का काम करता है ये कविता जो हम पढ़ने वाले हैं। द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब होता है तमन्ना, जी हां, इसका मतलब होता है तमन्ना, अभिलाषा, चाहत। दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कि पूरी नहीं हो सकती है या पूरी नहीं होती है, वैसी तमन्ना, वैसी चाहत, वैसी अभिलाषा जो कि पूरी नहीं होती है। द सेंस ऑफ लोनलीनेस, लोन का मतलब होता है अकेला, और लोनलीनेस का मतलब अकेलापन, तो अकेलेपन को बताता है, यानी अकेलेपन की समझ। इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, हर इंसान जिसके साथ मरता है, जीता है, या जीता है, मरता है। मतलब ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें निराशा, यानी इंसान के अंदर जो निराशा है या इंसान के जीवन में जो निराशा है उसे दिखाया गया है, और निराशा कैसे कैसे वो बताया गया है, और अकेलेपन को दर्शाया गया है जिसके साथ इंसान जीता है और मरता है, और वैसी इच्छाओं की बात भी की गई है जो कभी पूरी नहीं होती। क्लियर है जी? तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप समझ गए होंगे बारीकी से, एक एक शब्द के साथ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पोयम में। यदि यहां तक भी समझ में आया होगा तो आगे भी समझ में आएगा। इसके लिए तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हमारी और भी कविताएं देखिए। इसी तरह से संतुष्टि मिलेगा, एक एक चीज का अर्थ मिलेगा, जानकारी भरपूर मिलेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं। इसके साथ साथ, यानी ये जो समान अर्थ है उसके साथ साथ एक और अर्थ है। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं मतलब जो लाइफ साइकिल को बताने की कोशिश की गई है यहाँ कविता में, कि इंसान तेजी से बुढ़े हो रहे हैं, यानी जन्म ले रहे हैं, जवान हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं और वो मर रहे हैं। तेजी से गिर रहे हैं मतलब जवानी तेजी से ढल रही है,
इंसान का समय तेजी से आगे भाग रहा है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। ये जो नर्स प्लांट अगर आप सर्च मारोगे ना यूट्यूब पे तो आपको इस प्रकार का इमेज मिलेगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा सा पेड़ है, उसके अंदर कैक्टस कह लीजिए, नागफनी कह लीजिए, उसका पेड़ पना लिए हुए है। या फिर वैसे पेड़ जो छोटे छोटे पेड़ों को पना देने का काम करते हैं, धूप से डायरेक्ट बचाते हैं, ओला से बचाते हैं, बरसात से बचाते हैं, अपने मिनरल्स उसे देते हैं और उसे ग्रो करने का काम करते हैं। वैसे पेड़ को कहते हैं नर्स। वैसे नर्स का मतलब वो भी होता है जो देखभाल करता है, आप वो भी समझ सकते हैं, मतलब वो भी तो देखभाल कर रहे हैं जो पेड़ है। इसका इंप्लाइड मीनिंग ये भी समझ सकते हैं जो देखभाल कर रहे हैं, यानी हमारे संरक्षक, हमारे गार्जियन, ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ऐसा भी है। कविता में आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसको पर्सनिफाई किया जाए, अगर मानव का रूप दिया जाए तो आपको देखिएगा कि ये मानव से कनेक्ट हो रहा है। तो उसके जो फ्लावर्स है, यानी उसके अंडर में जो संरक्षण लिए फ्लावर्स हैं, विल नॉट लास्ट, वो भी अब नहीं बचेंगे, वो भी मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो उसको संरक्षण दिए हुए वो मर जाएगा तो नीचे वाला ऐसे ही मर जाएगा। जब उस पर डायरेक्ट वार होगा, डायरेक्ट उस पर समाज का दुख, चिंता, फिक्र, नफरत सब झेलना पड़ेगा, तो वैसे ही वो प्राण त्याग देगा या फिर मर जाएगा। उसके बाद आगे क्या है जी, नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन। नर्सेज मतलब वही फिर से वो पेड़ जो कि संरक्षण दे रहे हैं, या फिर वो बुजुर्ग जो हमारे माता पिता या फिर हमारे ऊपर हैं, वो कब्र में चले गए हैं, यानी वो मर गए हैं। एंड द प्राम गो रोलिंग ऑन। प्राम का मतलब क्या होता है, तो बच्चा गाड़ी, अब तस्वीर में देख रहे होंगे, तो बच्चा गाड़ी जो है वो चल रहा है, यानी लाइफ साइकिल जो है वो रुका नहीं है। मतलब इंसान जन्म लिया, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, फिर वो कब्र में गया, फिर जन्म लिया, ये साइकिल जो है, यानी लाइफ साइकिल जो वो कंटिन्यू है। जी हां, लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू है, वो रुका नहीं है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, बुजुर्ग मर रहे हैं, जो ऊपर है वो मर रहे हैं, लेकिन बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो चक्र जो है लगातार चल रहा है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। ये विस्परिंग नेबर्स क्या है जी, तो मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के दूत, यानी कह सकते हैं यमदूत, हमारे लेफ्ट में है, राइट में है, दाहिने और बाएं खड़े हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमें तोड़ लेंगे। प्लक का मतलब फूल, फल तोड़ना, तो हम भी तो इस पृथ्वी लोक के फल ही फूल है ना, तो हमें तोड़ लेंगे, हमारे रियल डिलाइट से, हमारे वास्तविक खुशियों से, आनंद से हमें तोड़ लेंगे, क्योंकि हम जीवित हैं तब तक देख रहे हैं कि कितना सुहाना ये जगत है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा म्यूजिक है, और जब हमें इससे अलग कर दिया जाएगा तो इन खुशियों से तो अलग कर ही दिया जाएगा। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। एक्टिव हैंड्स कहने का मतलब क्या, जो सक्रिय हाथे हैं वो क्या हो गई जी, मस्ट फ्रीज। जब ऐसा होगा कि हमें अपने वास्तविक खुशियों से अलग कर दिया जाएगा, एक चंचल काम करता हुआ इंसान, कमाता हुआ इंसान, अपने बाल बच्चे को देखता हुआ इंसान, माता पिता का सेवा करता इंसान, क्या हो जाएगा जी, उसकी हाथें फ्रीज हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, बर्फ के समान जम जाएगी जब वो मर जाएगा। लोनली मतलब अकेला पड़ जाएगा। ऑन द सेपरेट नी, सेपरेट मतलब अलग अलग घुटनों पर, मतलब उसके हाथें ठंड पड़ के उसके घुटनों पे आ जाएगी, वो पूरी तरह से शिथिल हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। डेड मतलब मृत, मृत व्यक्ति के पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, के पीछे एट द बैक। जब जनाजा निकलता है, लोग मर जाते हैं, तो उसके पीछे तो लोग लगी जाते हैं। मतलब राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, जो ऊपर हुआ सो हुआ, लेकिन मरने के बाद लोग पीछे पीछे आपके जाएंगे, आपके जनाजे में, आपको कब्रिस्तान तक, शमशान घाट तक ले जाने का काम करेंगे। तो डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। फॉलो वुडन, वुडन का मतलब लकड़ी का, तो लकड़ी का क्या, कॉफिन। यहां वुडन का मतलब है कॉफिन, लकड़ी का बना हुआ कॉफिन, ताबूक, जिसमें लाश को रख के ले जाया जाता है। तो जो हमारे रास्ते हैं जिसपे हम
मृतक को ले जाते हैं, या जब हम मरेंगे तब जाएंगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे, उस कॉफिन को फॉलो करेंगे, यानी पीछे पीछे आएंगे। और पीछे पीछे आएंगे तो क्या कहेंगे जी, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव। समझिएगा जरा सा, आर्म्स या हाथें किसकी होगी, तो वो जो सैकड़ों लोग होंगे उनके होंगे, उठेंगे स्टिफली यानी रूखेपन से, अच्छे विचार के साथ नहीं, या फिर कह ले मन से नहीं, बेमन से उठेंगे, जबरदस्ती उठेंगे। टू रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब आलोचना करना, आलोचना करना, चाहे अच्छा या बुरा, और खासकर अच्छा ही लोग करता है। देखते हैं ना कि जब लोग मर जाते हैं तब कहते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान था, आज तक किसी के साथ कोई झंझट नहीं किया था, बड़ा अच्छा इंसान था, किसी को अच्छा से ही बोलता था, कुछ भी मांगो दे देता था, जब तक जी रहा था साला बड़ा बेईमान है, ऐसा है वैसा है, किसी पे दया नहीं आता, इसको कुछ भी नहीं देता, ये मरने के बाद अच्छा हो जाते हैं लोग। तो वही चीज यहां कह रहे हैं कि आलोचना करने के लिए जबरदस्ती बेमन से उठ रहे हैं उनके हाथ। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है जी, तो वे ऑफ थिंकिंग, मतलब उनका जो विचार है लव के प्रति वो क्या है जी, फल्स है, मतलब वो दिखावा का, दिखावा रूपी प्यार है। ये प्यार जो है वो दिखावा का है, जो बोल रहे हैं वो भी दिखावा है। चूंकि मर गए हैं अब तो सुनने आने वाले नहीं है, आज ही भर है जो इनका मामला है, उसके बाद तो फिर इनका क्या चर्चा होगा। तो जो है सो बोल दीजिए, अब मर गए हैं तो क्या बुरा बोलना, अच्छा ही बोल दीजिए, तो दिखावा है। समझ रहे हैं ना, झूठा प्यार लोग दिखाना शुरू कर देते हैं, अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। स्टार्विंग मतलब भूख से तड़पना, इधर उधर भूख से भटकना। थ्रू द लीफलेस वुड यानी बिना पत्ते वाले जंगल में भटक रहा है। कौन भटक रहा है जी, द ट्रोल रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ये ट्रोल्स क्या है, अगर आज के समय में देखेंगे तो ट्रोलिंग आप सुनेंगे, बड़ा ट्रोल किया जा रहा है जी इनको। ट्रोल मतलब ऑनलाइन किसी को ज्यादा परेशान करना, उसके पुराने इतिहास को सामने रख देना कि ये ऐसे थे वैसे थे, तो उसको भी ट्रोल कहते हैं। लेकिन यहां ट्रोल अलग चीज है। यहां अगर आप ग्लोसरी एंड नोट्स में देखोगे तो वहां आपको मिलेगा कि एक विकेड और अगली क्रिएचर की बात की गई है, बदसूरत रूप वाला, एकदम खतरनाक दिखने वाला, बदसूरत दिखने वाला जीव, एकदम रन स्कोल्डिंग, एकदम चिल्ला चिल्ला के दौड़ रहा है फॉर देयर फूड, मतलब भूख से वो तड़प रहा है, जो मिलेगा उसको खा जाएगा, जवान मिलेगा उसको भी खा जाएगा, बच्चा मिलेगा उसको भी खा जाएगा, बुढ़ा मिलेगा तो उसको तो खाएगा ही, क्योंकि उसी को खाने के लिए वो आया है। एंड द एंजल सॉरी नाइटेंगल्स इज डम। नाइटेंगल्स जो पक्षी है, बुलबुल जो है वो डम पड़ी हुई है। एंड द एंजल्स विल नॉट कम। एंजल मतलब होता है फरिश्ता, नहीं आएगा। मतलब ये सब ऐसी हालात चल रहे हैं, यमदूत आगे पीछे मंडरा रहा है, हमें हमारे रियल डिलाइट से अलग करने के लिए पहुंच गया है, भूख से वो तड़प रहा है स्ट्रोल जो है, तब भी कोई एंजल फरिश्ता बचाने वाला नहीं है। हमें खुद से ही अपना बचाव करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा मानव के साथ कनेक्ट करके समझते हैं। स्ट्रोल को हम कह सकते हैं कि बुरे चीज कहने का मतलब ईर्ष्या, घृणा, नफरत, द्वेष, लड़ाई, ये सब चीजें जो है कैसे इंसान को खा रही है, अपना शिकार बना रही है। और जो एंजल हैं, नाइटिंगल्स हैं, नाइटिंगल्स मतलब अच्छे लोग जो हैं, अच्छे विचार वाले लोग हैं, वो चुप पड़े हुए हैं, वो नहीं आवाज उठा रहे हैं, डर के मारे कहीं उसका नजर हम ही पे ना पड़ जाए, हम ही को वो अंदर ना कर दे। समझ रहे हैं ना? हाँ। और ये भी कह रहे हैं राइटर कि कोई देवदूत, कोई फरिश्ता आने वाला नहीं है बचाने के लिए, हमें अपना बचाव खुद से करना होगा, आवाज खुद से उठानी होगी, लेकिन घबराना नहीं है। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। अगला लाइन जो है बहुत मजेदार लाइन है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। ठंड, बर्फ की तरह ठंड जो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। कूल अगर है तो बर्दाश्त कर पाओगे, कोल्ड हो गया तो नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। तो कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आगे जो है असंभव सा ठंड है। वो ठंड कहां है जी, तो लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, यानी जो पर्वतों के लवली हेड हैं, यानी उसके जो पिक है ये वाले, उस पे जो बहुत ज्यादा ठंड है,
और लिस्ट कहने का मतलब इसकी जो श्रृंखला है उस पर बहुत ज्यादा ठंड है। हुज वाटरफॉल कुड ब्लेस, उसके वाटरफॉल, उसके जो झरने हैं वो ठंडक देने का काम करते हैं, वरदान देने का काम करते हैं। ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब हुआ जो अंतिम यात्रा में रहते हैं, यानी मरने के बाद जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे होते हैं या फिर मर गए होते हैं, उनको वो वरदान देने का काम करते हैं। कौन? वो पर्वतों की जो चोटियां है जहां से झरने निकलते हैं, वो उसके जो ठंडे पानी है वो। अब कहने का मतलब क्या है समझिएगा जरा सा। ठीक है, बात तो ठीक है कि इंसान धरती पे आया है, उसे मरना है, ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाना है उसे, तो फिर हाय हाय क्यों करना? कोई बचाने वाला नहीं है। अगर इस तरह की आपदा विपदा आ जाती है, वर्ल्ड वार की तरह कुछ और, वर्ल्ड वार की तरह कोई समय आ जाता है जैसे कोरोना आया था, तो कोई बचाने वाला नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा खुद से करनी होगी, अपना बुद्धि खुद से लगाना होगा। तो क्या हम फ्रस्ट्रेट हो जाए, निराश हो जाए, अभी अपना प्राण त्याग दें? ऐसा कुछ नहीं है। राइटर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कहीं भी, बल्कि ये लाइंस ये बता रहे हैं कि परेशान नहीं होना है, जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन अंततः जो है हमें सुख मिलेगा और वो सुख हमें नेचर ही देगा। तो ये भी कह सकते हैं कि नेचर को भी बचाना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? अपने तरफ से तो मैंने पूरा प्रयास किया कि एक एक शब्द एक एक लाइन को समझाया जाए। उसके बाद भी अगर कोई कमी रह गई होगी, यू कैन पुट योर कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स। ओके जी, हाँ, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और उसका जल्द से जल्द जवाब भी दिया जाएगा। चलिए, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए पोएम के साथ। ओके, गुड बाय।